नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि बात करते हैं, आप सभी लोगों के लिए अब मैं लेकर आ गया हूं मात्र 15 मिनट का सेशन। क्योंकि 15 मिनट के सेशन के माध्यम से यदि आप देखेंगे तो आपकी तैयारी मैं बहुत अच्छे से करवाने वाला हूं। और इसमें यदि आप देखेंगे तो उन्हीं टॉपिक्स को मैं लेकर आऊंगा जहां से ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं। साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि यह वीडियो उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपका एग्जाम है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए, और आप चाहते हैं कि आपका सिलेबस अच्छे से खत्म हो जाए, तो आप हमारे मैराथन सेशन की वाली क्लास को भी देखते चलिए, ताकि समय पर ताकि समय पर आपका सिलेबस कंप्लीट हो सके। और साथ ही साथ यदि आप देखते हैं तो आपकी तैयारी शानदार तरीके से हो जाए। यदि आप चाहते हैं कि आपको पीडीएफ भी मिलते जाए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल का नाम है टिट वाली क्लास। साथियों, जैसा कि बात करते हैं, आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं सिविक्स के अंतर्गत विविधता के कारण के बारे में, कि आखिर भारत कैसे एक विविधता वाला देश है साथियों। और साथ ही साथ यदि आप देखेंगे तो लद्दाख और केरल और नेहरू जी के कथन के बारे में भी हम बात करेंगे। अगर इस वीडियो को आप अच्छे तरीके से देखते हैं और पूरी वीडियो को देखते हैं, तो निश्चित तौर पर आप मान के चलिए 2 से 3 नंबर आपके फिक्स होने वाले हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि पूरी वीडियो को देखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आइए बात करते हैं सबसे पहले कि भारत एक विविधता वाला देश है साथियों। बिल्कुल सही बात है कि भारत एक विविधता वाला देश है, क्योंकि यदि आप देखेंगे तो यहां पर बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। कहने का मतलब यह है कि यहां पर यदि आप देखेंगे तो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारे रीति रिवाज माने जाते हैं, बहुत सारे त्योहार हैं, खान पान रहन सहन सारी चीजें अगर आप देखते हैं तो बहुत सारी चीजें मौजूद है साथियों। यहां तक कि धर्म की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं, भाषा संस्कृति की बात करते हैं, परंपराओं की बात करते हैं, और भौगोलिक स्थितियों की बात करते हैं साथियों। ये भी कारण है भारत की विविधता के। तो साथियों, जैसा कि बात करते हैं, अगर आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न ए बन जाए कि भारत एक विविधता वाला देश है, उसके पीछे का क्या कारण है, किसकी वजह से भारत में इतनी डाइवर्सिटी है अर्थात विविधता है, आप बताएंगे। भाषा के बारे में बताएंगे कि यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। संस्कृति की बात करते हैं अर्थात कल्चर की बात करते हैं यहाँ पर, यानी कि रीत रिवाज, खान पान रहन सहन की बात करते हैं। ये सारी चीजें अगर आप देखते हैं तो हर जगह अलग अलग मनाई जाती है अपने ही देश में। यानी कि कह सकते हैं कि आप थोड़ी ही दूर जाते हैं तो आपको भाषा अलग देखने को मिल जाती है, आपको रीति रिवाज, खान पान रहन सहन, त्योहार, ये भी सारी चीजें आपको अलग ही देखने को मिल जाती हैं साथियों। यहाँ की परंपराओं की बात करते हैं या परंपरा की बात करते हैं, ये भी एक कारण है। और जाति व्यवस्था की बात करते हैं तो जाति व्यवस्था भी भारत की विविधता का एक कारण है। हमारी एनसीईआरटी ने इसको थोड़ा से फोकस किया हुआ है कि साथियों आप सभी लोग ये भी जान लें कि भारत में जो जाति व्यवस्था वो भी एक कारण है विविधता का। और भौगोलिक कारण की बात करते हैं साथियों, तो भौगोलिक कारण भी है कि एक तरह से यदि आप देखते हैं तो भारत की विविधता का साथियों। आइए हम थोड़ा से बात कर लेते हैं कि पहले हमारे देश में 1947 के पहले की बात करते हैं, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, या कह सकते हैं जब हमारे देश में संविधान लागू नहीं हुआ था साथियों, तब की बात करते हैं। तब हमारे देश में कुछ अलग ही व्यवस्था मौजूद थी। जैसे कि जाति व्यवस्था पहले भी थी, आज भी है, लेकिन पहले हमारे देश में क्या था साथियों कि जाति व्यवस्था का अलग ही सिस्टम था। जैसा कि बात करते हैं कि अगर किसी ने एक तरह से कुम्हार जाति में जन्म ले लिया साथियों, तो उसे कुम्हार वाला ही पेशा चुनना पड़ता था, क्योंकि उसने कुम्हार जाति में जन्म लिया हुआ था, ठीक है, या जन्म ले लिया था। इसकी वजह से साथियों, अगर किसी ने ब्राह्मण एक तरह से ब्राह्मण जाति में जन्म ले लिया है, तो उसे ब्राह्मण वाले ही काम करना पड़ता था। अर्थात ये कह सकते हैं कि पहले जो जिस जाति में जन्म लेता था, उसका जो पेशा हुआ करता था साथियों, उसी से संबंधित वो ज्ञान लेता था, अर्थात नॉलेज लेता था, और उसी पेशे को उसे चुनना पड़ता था, और दूसरा कोई भी ज्ञान नहीं अर्जित करता था साथियों। ये बातें याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं इसी के अंतर्गत। मैंने आप लोगों को बताया ही है कि भारत
की बात करते हैं तो भारत एक विविधता वाला देश है, जो कि भौगोलिक कारण भी है साथियों, यानी कि ज्योग्राफिकल रीजन भी है। भारत की विविधता के कारण की बात करते हैं साथियों, जैसे यहाँ पर कहा गया है कि समुद्र के पास जो लोग रहते हैं और जो पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की बात करते हैं, उनमें बड़ा ही फर्क देखने को मिलता है। बिल्कुल सही बात है, जो तटीय क्षेत्र में रहते हैं और जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, उनके खान पान, रहन सहन, यहाँ तक कि काम काज की बात करते हैं, इन सब चीजों की बात करते हैं तो इनमें बड़ा ही फर्क देखने को मिलता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर कहा गया है, न केवल वहां के लोगों के कपड़ों और खान पान की आदतों में फर्क देखने को मिलता है, बल्कि जिस तरह से वे काम करते हैं साथियों, वो भी अलग अलग होते हैं साथियों। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं, तो अगर आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न ए बन जाए कि महोदय ये बता दीजिए कि भारत एक विविधता वाला देश है, उसके पीछे का क्या कारण है, तो वो सारे कारण तो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन अगर आपसे विविधता भी भौगोलिक कारण भी पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा। आइए एक बार हम केरल और लद्दाख के बारे में समझते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि एक तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं, ठीक है, वे किस तरह से जीवन जीते हैं और उनका खान पान, रहन सहन क्या होता है साथियों, काम काज क्या होता है। और उसी तरह से बात करते हैं जो तटीय क्षेत्र में अर्थात समुद्री क्षेत्र में रहते हैं, इनके बारे में भी हम बात करते हैं साथियों। एक बार हम मैप में देख लेते हैं दोनों के बारे में। जैसा कि बात करते हैं, यदि आप देखना चाहते हैं तो ए है लद्दाख की बात करते हैं साथियों, और ए है केरल की बात करते हैं। ये बातें याद रखेगा। आइए सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं लद्दाख के बारे में। देखिए, लद्दाख की बात करते हैं तो लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्सों में पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है साथियों। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है, क्योंकि यहाँ पर बारिश की बात करते हैं तो बिल्कुल भी नहीं होती साथियों। और यहाँ के हर इलाके में यदि आप देखेंगे तो काफी लंबे समय तक एक तरह से बर्फ जमी होती है। अर्थात अगर आप देखते हैं तो यहाँ का हर इलाका काफी लंबे समय तक बर्फ से ढका होता है साथियों। जैसा कि बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, फिर इसमें एक कहा गया है कि अगर आप देखते हैं तो इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से यदि आप देखते हैं तो बारिश नहीं होती है और पूरा का पूरा क्षेत्र जो है बर्फीला क्षेत्र है साथियों, और इसके कारण यहाँ पेड़ पौधे ज्यादा नहीं उग पाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, कहा यह भी जा रहा है कि लद्दाख में यदि आप देखेंगे तो पीने के पानी के लिए लोग क्या करते हैं, गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि गर्मी के महीनों में अगर देखा जाए तो यहाँ के लोग क्या करते हैं कि एक तरह से जो पिघली हुई बर्फ होती है साथियों, उसके पानी को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वे लोग इसी पर निर्भर होते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी को पालते हैं साथियों, और उस बकरी का नाम होता है पश्मीना बकरी। और पश्मीना बकरी से निकलने वाला जो ऊन होता है साथियों, उस ऊन को क्या कहा जाता है, पश्मीना ऊन कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, यह ऊन जो होता है काफी कीमती होता है, और इससे यदि आप देखते हैं तो शॉल बनाई जाती है पश्मीना बकरी के ऊन से, और यह जो शॉल होती है साथियों काफी ज्यादा महंगी होती है। लद्दाख के लोग इस ऊन को कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं, और कश्मीर में पश्मीना शालें बुनी जाती हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है। इसके पहले आप जाने चुके हैं, मैराथन वाले सेशन में बहुत सारे छात्रों ने देखा होगा। तो साथियों, जैसा कि बात करते हैं, कहा गया है लद्दाख के लोग ऊन के बकरी को लद्दाख के लोग इस ऊन को कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं, और कश्मीर में पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। एक शॉल को बनाने में लगभग 250 घंटे का समय लगता है, अर्थात कह सकते हैं 3 बकरियों का ऊन लगता है साथियों। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज या खास तरह का जो छेना होता है साथियों, मांस वगैरह खाना पसंद करते हैं। यहाँ अगर आप देखते हैं तो हर एक परिवार के पास कुछ गायें होती हैं, कुछ बकरियां और याक होते हैं साथियों। तो आप सभी लोग इस बात को भी ध्यान रखिएगा, यहाँ के जो लोग होते हैं साथियों, यहाँ के जो लोग होते हैं, यदि आप देखेंगे तो यानी कि जो परिवार के कुछ लोग होते हैं गाय, बकरी और याक जैसे जानवर को पालते हैं साथियों। लद्दाख को यदि आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। आइए बात करते हैं केरल के बारे में। केरल जो है भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ एक राज्य है साथियों। यह एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, और दूसरी तरफ यदि आप देखते हैं तो पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो केरल की बात करते हैं तो केरल जो है एक तरफ से यदि आप देखेंगे तो समुद्र से घिरा हुआ है, और दूसरी तरफ यदि आप देखेंगे साथियों तो पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और इन पहाड़ियों पे विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इन मसालों के कारण ही अगर आप देखते हैं तो यह क्षेत्र
व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना हुआ है। सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए थे। तो साथियों इस बात को भी ध्यान रखिएगा, यहां पर सबसे पहले कौन लोग आए थे, तो अरबी और यहूदी की बात करते हैं तो ये व्यापारी केरल आए थे। नेक्स्ट बात करते हैं, ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत जिनका नाम था सेंट थॉमस की बात करते हैं 2000 साल पहले आए थे साथियों। और भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किन्हें जाता है, तो भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय जाता है सेंट थॉमस को। साथियों ये बातें याद रखिएगा। अरब से कई व्यापारी यहां आकर बस गए। तो अरब की बात करते हैं तो यहां से कई व्यापारी आकर भारत में बस जाते हैं साथियों, सॉरी अर्थात केरल में बस जाते हैं। तो केरल का मतलब केरल भी भारत में ही है। नेक्स्ट बात करते हैं, इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहां आया और अपने यात्रा में यदि आप देखते हैं तो मुसलमानों के जीवन के विवरण के बारे में लिखा। तो इसने अपने यात्रा वृत्तांत के बारे में, सॉरी यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन के बारे में यानी जीवन के विवरण के बारे में लिखा था किसने, इब्न बतूता। वास्को डिगामा की बात करते हैं साथियों तो 1498 में क्या होता है, केरल में या केरल के कालीकट में यदि आप देखते हैं तो वास्को डिगामा भारत आता है साथियों। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। यह पहला पुर्तगाली था जो एक तरह से भारत आया था समुद्री रास्ते से साथियों। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता किसने खोजा था, वास्को डिगामा ने खोजा था साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, केरल में मनाए जाने वाले कुछ प्रमुख त्योहार हैं साथियों, जैसा कि बात करते हैं ओणम, त्रिशूर पूरम और केरल का नाव वाला त्योहार की बात करते हैं साथियों। ये बातें याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि केरल में मनाए जाने वाले त्योहार कौन से हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिसमें यदि आप देखते हैं तो यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध धर्म शामिल है। तो कह सकते हैं कि केरल में यदि आप देखते हैं तो बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, चीन के व्यापारी भी केरल आए थे। तो चीन के व्यापारियों की बात करते हैं, वे भी केरल आए थे साथियों। और यहां पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं साथियों, वो बिल्कुल चीन के जालों से हूबहू मिलते हैं। यानी कि जिस तरह चीन के लोग क्या करते हैं, मछली पकड़ने के लिए जालों का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से केरल की बात करते हैं तो केरल के लोग भी जिस जाल से मछली को पकड़ते हैं वो बिल्कुल चीन के जैसे ही वो जाल है, अर्थात नेट की बात करते हैं। केरल की उपजाऊ जमीन की बात करते हैं और जलवायु की बात करते हैं तो चावल की खेती के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, आप सभी लोग ये बातें याद रखिएगा कि केरल की बात करते हैं तो केरल में सबसे ज्यादा किसकी खेती होती है साथियों, तो चावल की खेती होती है। यानी कि चावल की खेती के लिए यहाँ की जमीन और जलवायु प्रसिद्ध है साथियों। और यहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाना पसंद करते हैं। तो केरल की बात करते हैं, यहाँ के लोग मछली, सब्जी और चावल खाना पसंद करते हैं। ये बातें भी याद रखिएगा। आइए हम केरल और लद्दाख का एक तरह से तुलना कर लेते हैं, क्योंकि यह जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है साथियों। जैसा कि बात करते हैं, कहा गया है जहां केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। बिल्कुल केरल और लद्दाख की बात करते हैं, इनकी भौगोलिक स्थितियां बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं। वहीं हम ये भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्र के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा हुआ है। यानी कि दोनों क्षेत्रों की बात करते हैं तो दोनों क्षेत्रों की बात करते हैं साथियों, तो इनके इतिहास में एक ही प्रकार के प्रभाव देखने को मिलता है साथियों। यानी कि एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव देखने को मिलते हैं। दोनों ही क्षेत्र को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया था। तो इस बात को भी गौर करिएगा साथियों कि लद्दाख और केरल की बात करते हैं तो यहां आने वाले जो व्यापारी रहे हैं वो चीन और अरब की बात करते हैं और इन सभी लोगों ने प्रभावित किया है। जहां एक तरफ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती के लिए संभव बनाए थे, अर्थात ये आकर्षण के केंद्र रही साथियों, वहीं लद्दाख की विशेषता ये रही या इसकी भौगोलिक स्थितियां की बात करते हैं और उनने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। तो अगर आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न ए बन जाता है कि केरल की बात करते हैं, केरल में क्यों व्यापारी आए साथियों, क्यों एक तरह से केरल आकर्षण का केंद्र बना, आप बताएंगे मसालों की वजह से। और लद्दाख के बारे में पूछा जाता है तो आप बताएंगे एक तरह से उनकी वजह से व्यापारी यहाँ खींचे खींचे चले आए साथियों। इस तरह पता चलता है किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से काफी ज्यादा गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात ही नहीं, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक
रीति रिवाज, जीने का तरीका और धीरे धीरे नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाता है। बिल्कुल सही बात है। जहां पर भी हम जाते हैं या जहां पर भी रहते हैं, वहां पर यदि आप देखते हैं तो अलग 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 तरीका बन जाता है। रहन सहन, खान पान, त्योहार की बात करते हैं, या हम क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो भी वहां पर यदि आप देखेंगे तो ये सारे बदलाव देखने को मिल जाते हैं। पहले के लोग यात्रा क्यों किया करते थे साथियों? तो जैसा कि बात करते हैं, लोग व्यापार के लिए यात्रा करते थे, यानी कि अपने सामान को बेचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। खेती के लिए और खेती और बसने के लिए भी, या नई खेती और बसने के लिए नई जमीन की तलाश में भी लोग यात्रा किया करते थे साथियों। ये बातें भी याद रखिएगा या इस बात को भी ध्यान रखिएगा। कई बार सूखा और अकाल पड़ जाता है कई बार सूखा और अकाल पड़ जाता था साथियों। इसकी वजह से भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। काम की तलाश में भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। और युद्ध की बात करते हैं तो इसकी वजह से भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते थे। यात्रा के कारण क्या होते थे? लोग जब यात्रा के कारण की बात करते हैं, नहीं, जैसे जब लोग यात्रा करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे साथियों, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता था, यानी कि उन लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता था, आइए हम जान लेते हैं। जब लोग नई जगह बसना शुरू कर देते थे साथियों, तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीजें वे नई जगह अपना लेते थे, कुछ जगह ऐसे होता था कि लोग क्या करते थे, अपनी जहां पर वे जाते थे वहां की नई चीजों को अपना लेते थे, और कुछ चीजों को वे पुराने ढर्रों पर ही चलते थे। यानी कि जब लोग एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान जाते थे साथियों, और वहां पर जब वे पहुंचते थे तो वहां की जो चीजें हुआ करती थे, कुछ चीजों को अडॉप्ट कर लेते थे, और कुछ चीजों की बात करते हैं तो अपनी ही चीजों को फॉलो करते थे साथियों। और इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुरानों का मिश्रण हो गया साथियों। और इसी तरह से या इसी की वजह से मैं आपसे कहूंगा कि भारत एक विविधता वाला देश बना। तो भारत एक विविधता वाला देश कैसे बना, डाइवर्सिटी वाला देश? देखिए, भारत में पहले भी कुछ लोग रहा करते थे, या कह सकते हैं कि भारत पहले भी एक देश था। यहाँ पर जो रहने वाले लोग रहे होंगे साथियों, उनकी भी अपनी भाषा, अपने त्योहार, अपनी कल्चर, सब कुछ इनका रहा होगा। और बहुत सारे लोग जब यहाँ पर आए होंगे तो वे उन लोगों ने क्या किया होगा, हमारी चीजों को अपनाया होगा, और बहुत सारी चीजें यहाँ लेकर आए होंगे। रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन की बात करते हैं, और दोनों के मिश्रण की वजह से भारत एक डाइवर्सिटी वाला देश बना साथियों। ये बातें भी याद रखिएगा। उनकी संस्कृति और नई जगह संस्कृति में आदान प्रदान होता है, और धीरे धीरे मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती है साथियों। विविधता में एकता की बात करते हैं। भारत की विविधता या अनेकता उसकी ताकत का स्रोत माना जाता है। बिल्कुल सही बात है कि अगर आप देखते हैं तो भारत में अनेकता भले ही है साथियों, लेकिन एकता की बात की जाती है, क्योंकि हम भले ही अलग अलग दिखते हैं, लेकिन वैसे में अगर देखा जाए तो हम सभी लोग एक हैं, और हमारी एकता ही हमारी शक्ति का स्रोत माना जाता है साथियों। जैसा कि आजादी के समय में अगर आप देखते हैं तो हम सभी लोगों ने अपनी जाति, धर्म और समुदाय सब कुछ पीछे छोड़कर हम सभी लोग एकजुट कर होकर हमने क्या किया, अंग्रेजों से लड़ाइयां लड़ी, और एक तरह से अंग्रेजों से अपने देश को आजाद कराया। और ऐसे में अगर आप देखते हैं तो आजादी हमारे इसी की वजह से मिली, क्योंकि हम भले ही अलग अलग दिख रहे थे पहले और अलग अलग थे, लेकिन जब हमने ये समझ लिया कि हम अलग अलग भले हैं लेकिन हम एक हैं, क्योंकि हम एक ही देश के नागरिक हैं, और वही हमारे शक्ति का स्रोत बना, और वही शक्ति एक तरह से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई साथियों, या प्रयोग की गई, और फिर अंग्रेज यहां से चले गए। इस चीज को लेकर नेहरू जी की बात करते हैं तो नेहरू जी का कथन है साथियों, उनकी एक पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात करते हैं। अपने उस कथन में उन्होंने देखा जाए, कथन में यदि आप देखें तो उन्होंने कहा है, अनेकता में ही एकता होती है साथियों, अनेकता में ही एकता है। और नेहरू जी ने यह भी कहा साथियों कि अपनी किताब में कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत गहरी, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है, और इसमें विविधता को पहचानना प्रोत्साहित किया गया साथियों। ये बातें याद रखिएगा। ऐसे में अगर आप देखते हैं तो नेहरू जी कहते हैं कि भारत में ये जो डाइवर्सिटी आप देख रहे हैं साथियों, अगर आप देखेंगे तो ये डाइवर्सिटी भले ही है, लेकिन ऐसे में अगर आप देखते हैं तो इस डाइवर्सिटी के कारण ही हमें एकता जो दिखाई देती है साथियों, एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि ये हमारी खुद की एक तरह से सोच, विश्वास है साथियों, जिसको हमने स्वीकारा है। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो अनेकता में एकता की बात किसने किया हुआ है साथियों? तो नेहरू जी ने किया हुआ। ये बातें याद रखेगा। और पिछली बार ही आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था
साथियों जैसा कि बात करते हैं, आज के 15 मिनट के सेशन में हमने विविधता के बारे में जान लिया। थोड़ा सा एक आध 2 मिनट आगे भले हो गया होगा, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। कभी कभी एक आध 2 मिनट आगे चला जाएगा, कभी एक आध 2 मिनट पीछे चला जाएगा। ठीक है, चलिए, अगर आप सभी लोगों को यह सेशन अच्छा लगा हो तो जाते जाते कमेंट करके जरूर जाइएगा। और आज की बात को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।